नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल समाजशास्त्र विद मनीष पर। मित्रों, हम लोग लगातार लेक्चर बना रहे हैं पीजीटी, टीजीटी, हायर एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स के लिए। हमारे लेक्चर संपूर्णता में होते हैं और इनसे अलग कुछ भी आने की संभावना नहीं है। ये मेरा कल्चर पर तीसरा लेक्चर है, जिससे आपको इतर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ये मेरी तरफ से गारंटी है। मित्रों, हमारे लेक्चर बहुत ही सरलता से, बहुत ही कम्प्रहेंसिव ढंग से एक सीरीज़ में पूरे संपूर्णता में बने हुए होते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मेरे लेक्चर से आ जाएं, जिससे आप लोगों को अलग टेस्ट सीरीज़ में, अलग जो है लेक्चर्स के लिए, अलग वीडियोस के लिए, अलग बुक्स के लिए भटकना ना पड़े। इसलिए मैंने जो है काफ़ी डिटेल्ड और कंप्रहेंसिव ढंग से लेक्चर तैयार किए हैं और ये मेरे कंप्लीट लेक्चर्स पूरे कोर्सेज़ को लेकर हैं। जो भी कैंडिडेट हमारे कोर्सेज़ को परचेज़ करना चाहते हैं वो हमारे दिए गए नंबर 7054161270 पर कॉल करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। एक बार आप हमें विश्वास कर सकते हैं। मित्रों, एक बार क्या, बहुत बार विश्वास करेंगे जब आप एक बार विश्वास करेंगे। मित्रों, हमारे लेक्चर बहुत ही सस्ते भी हैं। हमारे लेक्चर सिर्फ 2500 रुपये में असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी के लिए अवेलेबल हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो हमें 7054161270 पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। ये तीसरा लेक्चर है संस्कृति पर। इसमें सबसे एक कंसेप्ट है प्रौद्योगिकी विलंबना। प्रौद्योगिकी विलंबना, इस कंसेप्ट को मैकाइवर एंड पेज ने दिया है। मैकाइवर एंड पेज ने दिया है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, आपको जवाब देना है कि कैसे जब तकनीकी अभौतिक संस्कृति से आगे निकल जाती है तो उसे प्रौद्योगिकी विलंबना कहते हैं। अगला कंसेप्ट है सांस्कृतिक आघात। एक जो है समाजशास्त्री है एल्विन टॉफलर, इनकी पुस्तक है फ्यूचर शॉक। उसमें वो कहते हैं जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को नुकसान पहुंचाती है तो एक तरीके से जो है उसे हम सांस्कृतिक आघात कहते हैं, फ्यूचर शॉक कहते हैं। इसलिए उन्होंने पुस्तक लिखी फ्यूचर शॉक। अगली पुस्तक है सांस्कृतिक स्तरीकरण, कल्चरल स्ट्रेटिफिकेशन। इस कंसेप्ट को मैककिम मेरिट ने दिया है। ये वही मैककिम मेरिट हैं जिन्होंने लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा की बात करी है। इन्होंने क्या कहा है कि जो सांस्कृतिक स्तरीकरण प्रत्येक समाजों में लघु संस्कृति और बृहद संस्कृति के रूप में देखा जाता है। लघु संस्कृति क्या होता है ये बता देता हूँ, जो अलिखित हो, जिसका किसी क्षेत्र विशेष में प्रभाव हो, जबकि बृहद संस्कृति या दीर्घ संस्कृति से आशय होता है ऐसी संस्कृति से जिसका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव दिखाई देता हो और जो जिसके साथ लिखित हो। अगला कंसेप्ट है सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। इस कंसेप्ट को पियरे बोर्दियू ने दिया है। पोस्ट ग्रेजुएशन में, पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स में ये लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, इसमें वो क्या कहते हैं, अनौपचारिक ढंग से किसी के ऊपर जब संस्कृति थोप दी जाती है, अनौपचारिक ढंग से किसी के ऊपर जब संस्कृति थोप दी जाती है कि आपको इसी संस्कृति को फॉलो करना है, इसी संस्कृति को आत्मसात करना है, तो उसे कहते हैं कल्चरल रिप्रोडक्शन। पियरे बोर्दियू ने ऐसा कहा है। और ये 4 प्रकार से इसके वर्गीय व्याख्या को देखते हैं, जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी एग्जाम में। आर्थिक संपत्ति, सामाजिक संपत्ति, सांस्कृतिक संपत्ति और अन्य रूपों में। आगे हम लोग बात करते हैं, पियरे बोर्दियू का एक कोटेशन और है। वो कहते हैं प्रत्येक वर्ग की अपनी संस्कृति होती है, जिसे वो वर्ग संस्कृति कहते हैं। पियरे बोर्दियू कहते हैं प्रत्येक वर्ग की अपनी एक संस्कृति होती है, जिसे वर्ग संस्कृति के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जाहिर सी बात है, जैसे मान लो सिविल सर्विसेज के कैंडिडेट हैं जो सिलेक्टेड हैं, वो एक वर्ग का निर्माण करते हैं, उनकी एक तरीके की लाइफ स्टाइल है। सिविल सर्विसेज के जो प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स हैं, उनकी एक प्रकार की जीवन शैली है। मजदूरों की एक प्रकार से जीवन शैली है, किसानों की एक प्रकार की जीवन शैली है। वो एक प्रकार का वर्ग का निर्माण करेंगे। अगला कंसेप्ट है सांस्कृतिक पूंजी का कंसेप्ट। ये भी कंसेप्ट दिया है पियरे बोर्दियू ने, सांस्कृतिक पूंजी का सिद्धांत। इसमें वो कहते हैं पियरे बोर्दियू कि ऐसा सामाजिक सम्मान जो एक सामाजिक कर्ता की परिस्थिति को प्रदर्शित करने के साथ साथ उसकी रचना भी करता है। कल्चरल कैपिटल, यानी कि एक ऐसा सामाजिक सम्मान जो है आपको मिले जो एक सामाजिक कर्ता की परिस्थिति को प्रदर्शित करने के साथ साथ उसकी रचना भी करे। मान लो कोई व्यक्ति है जो असिस्टेंट प्रोफेसर है,
अच्छा लेक्चर प्रस्तुत करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या करता है कि मान लो वो बहुत नए इनोवेटिव रिसर्च करता है, नए इनोवेटिव काम करता है, तो क्या कहा गया, एक ऐसा सामाजिक कार्य जो है सामाजिककर्ता प्रस्तुति को प्रदर्शित करने के साथ साथ उसकी रचना भी करता है कि, और उसको जो है भाई एक स्टेटस है कि वो प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेकिन बहुत अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छा उनका किसी क्षेत्र विशेष में काम है, तो वो रचना भी समझ लो एक कर रहा है। अगला है सांस्कृतिक संरचनावाद का कंसेप्ट, सांस्कृतिक कल्चरल स्ट्रक्चरलिज्म। इस कंसेप्ट को पीरे बोर्दियू ने दिया है और उन्होंने कहा है संरचना नियमों की एक कड़ी है, ठीक है, एकदम सरल है कि सामाजिक जीवन के जो नियम कायदे कानून होते हैं वो एक संरचना का निर्माण करते हैं और उनकी एक कड़ी है। अगला कंसेप्ट है उपसंस्कृति। उपसंस्कृति ये कंसेप्ट दिया है मैक्स वेबर ने। वो कहते हैं प्रत्येक संस्कृति के भीतर तमाम छोटी छोटी उपसंस्कृतियां देखने को मिलती हैं, जैसे भारत में तमिल, बांग्ला, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी इत्यादि इत्यादि, तो ये उपसंस्कृतियां होती हैं। मैक्स वेबर ने कंसेप्ट दिया है, आप कंसेप्ट को याद रखेंगे। अगला कंसेप्ट है विरोधी संस्कृति या प्रति संस्कृति। प्रति संस्कृति या विरोधी संस्कृति, इसे मिल्टन सिंगर ने दिया है, इसे मिल्टन सिंगर ने दिया है। वो क्या कहते हैं, उप संस्कृति को प्रधान संस्कृति, वो कहते हैं उप संस्कृति प्रधान संस्कृति को जब चुनौती दे देती है तो उसे ही प्रति संस्कृति कहते हैं। यानी कि जैसे बांग्ला भाषा भारत के संपूर्ण कल्चर को चुनौती दे दे तो उसे ही प्रति संस्कृति कहा जाएगा। अगला कंसेप्ट है मिश्रित संस्कृति का, मिश्रित संस्कृति का। इस कंसेप्ट को स्टोन क्विस्ट ने दिया है, ये मार्जिनल मैन वाले हैं, स्टोन क्विस्ट। वो क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं कि जैसे भारतीय संस्कृति वो एक मिश्रित संस्कृति का उदाहरण है, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन इत्यादि इत्यादि धर्म के लोग पाए जाते हैं, तो तमाम यहाँ संस्कृतियों का प्रभाव है, इसलिए मिश्रित संस्कृति है यहाँ पर। अगला कंसेप्ट है स्वायत्त यानी ऑटोनोमस संस्कृति के बारे में। ये कंसेप्ट दिया है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। रॉबर्ट रेडफील्ड ने इस कंसेप्ट को दिया है। इसके अंतर्गत ये इस संस्कृतियों का ऐसे आप से समझ सकते हैं, जैसे अंडमान निकोबार या कोई भी, जैसे ऑस्ट्रेलिया के रोनिटा जनजाति, अंडमान निकोबार या सामान्य कोई जनजाति है जो एक क्षेत्र विशेष में सेपरेट रहती है, सेपरेटली रहती है, अलग थलग, और वो क्या करती है कि वो अपना बाह्य संसार से सरोकार नहीं रखती, ठीक है, स्वयं में पूर्ण है। तो ऐसा आमतौर पर जनजातियां करती हैं, जैसे सेंटनली जनजातियां, जारवा, अंडमानी निकोबारी जनजातियां ऐसे ही करती हैं, तो इनको कहा जाएगा स्वायत्त संस्कृति। अगला कंसेप्ट है, ये काफ़ी कुछ है और सबको एग्जाम्पल देकर बड़ी सहजता से, सरलता से समझाने की कोशिश की जा रही है। आशा है आप सभी को ये पसंद आ रहा होगा। मैं अगला लेता हूँ विसंस्कृतिकरण। इस कंसेप्ट को दिया है रॉबर्ट सोमर ने। किसने? रॉबर्ट सोमर ने। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जैसे गलत से अच्छी संस्कृति की ओर जाना, मतलब खराब संस्कृति से अच्छी संस्कृति की ओर जाना, उसको कहते हैं विसंस्कृतिकरण। अगला, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, गलत से अच्छी संस्कृति की ओर जाना, जैसे कोई व्यक्ति जेल में है तो वो वहाँ बुरे बर्ताव की वजह से गया है, अच्छा काम उसने किया तो पता लगा उसको रिहा कर दिया गया, अब वो फिर अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेगा। अगला है कंसेप्ट है संस्कृति की आत्मा। तो इस कंसेप्ट को रूथ बेनेडिक्ट ने दिया है और वो उन्होंने अध्ययन किया था क्वाकटिल एवं प्यूबलो का, क्वाकटिल एवं प्यूबलो का अध्ययन किया था। अगला कंसेप्ट है सांस्कृतिक लय का सिद्धांत। सांस्कृतिक लय, कल्चरल थीम का सिद्धांत। इस सिद्धांत को किसने दिया है? मॉरिस ओपलर ने। मॉरिस ओपलर ने सिद्धांत को दिया है और इन्होंने यह सिद्धांत दिया है अमेरिका की अपाचे जनजाति का अध्ययन करके। अमेरिका की अपाचे जनजाति का अध्ययन करके सिद्धांत दिया है। अगला कंसेप्ट है एमिक और एटिक का। ये पाइक ने दिया है। मित्रों, ये हर एग्जाम में पूछा जा चुका है और 99% लोग इसको गलत करते रहे हैं। पाइक ने, तो इसमें होता क्या है, लोग अन्य सांस्कृतिक दृष्टिकोण जब दे देते हैं
जैसे मान लो इसको ऐसे समझते हैं एटिक्कू, कि जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और ये बताएं कि मेरी संस्कृति ज़्यादा बेहतर है, इसको इसलिए आप लोग फॉलो कीजिए। तो इसे एक तरीके से कहा जाएगा एमिक और एटिक, एमिक और एटिक इसे कहा जाएगा। अगला है सांस्कृतिक प्रवाह का सिद्धांत। सांस्कृतिक प्रवाह के सिद्धांत को हर्शकोविट्ज ने दिया है। सांस्कृतिक प्रवाह के सिद्धांत को हर्शकोविट्ज ने दिया है। उसमें कहते हैं जब संस्कृति के आंतरिक भागों में बदलाव होने लगे, यानी कि किसी संस्कृति के आंतरिक भागों में परिवर्तन आने लगे लेकिन वो परिवर्तन महसूस न किए जा रहे हों, तो उन्हें कहा जाता है सांस्कृतिक प्रवाह का सिद्धांत। अगला है गरीबी की संस्कृति, ऑस्कर लेविस का है। ये तो 100% लोगों को पता होगा कि जब कोई व्यक्ति गरीब होता है, ये मार्क्सवादी नज़रिए से जो है व्याख्या करते हैं, तो एक तरीके से अपनी संस्कृति में कोई एंजॉय करने लगता है कि ठीक है, तो उसी को कहा गया गरीबी की संस्कृति। और ऑस्कर लेविस ने मैक्सिको का अध्ययन किया था, मैक्सिको का अध्ययन करके ये कंसेप्ट दिया है। अब 3 कंसेप्ट और हैं छोटे छोटे, सांस्कृतिक सार्वभौम, सांस्कृतिक विकल्प, सांस्कृतिक विशेषताएं। ये तीनों कंसेप्ट सांस्कृतिक तत्व के कंसेप्ट हैं, सांस्कृतिक तत्व के कंसेप्ट हैं। अगला कंसेप्ट है सांस्कृतिक प्राधान्य, इसे हेजेमनी कंसेप्ट कहा जाता है। सांस्कृतिक प्राधान्य एंटोनियो ग्राम्सी ने यह कंसेप्ट बताया है। एंटोनियो ग्राम्सी के बारे में बता देते हैं, इटालियन फिलोसोफर है और मार्क्स को मानते हैं, लेकिन ये मार्क्स के एकदम विपरीत है। जैसे मार्क्स अधिसंरचना को, बेस को बहुत महत्व देते हैं, तो वैसे ग्राम्सी इसके विपरीत जाते हैं और वो सुपर स्ट्रक्चर को बहुत महत्व देते हैं, सुपर स्ट्रक्चर को बहुत महत्व देते हैं। तो सांस्कृतिक प्राधान्य यानी किसी व्यक्ति विशेष का या धर्म विशेष का संपूर्ण संस्कृति पर दबदबा कायम हो, तो उसे सांस्कृतिक प्राधान्य कहा है। जैसे भारत में ब्राह्मणवादी विचारधारा संपूर्ण समाज पर प्रभावी रही है, तो उसे जो है कल्चरल हेजेमनी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं परंपरागत संस्कृति के बारे में। ये एम फास्टर ने इस कंसेप्ट को दिया है। एम फास्टर ने, वो क्या कहते हैं, जब परंपरागत संस्कृति रूढ़िबद्ध हो जाए, तर्कहीन हो जाए, तो उसे कहते हैं परंपरागत संस्कृति। यानी प्रत्येक संस्कृति जीवंत होनी भी जरूरी है ना, वो लगातार अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेगी तो रूढ़िबद्ध हो जाएगी। जैसे आज के टाइम में, पहले के टाइम में मान लो उत्तर भारत में होता था कि जब अपनी बेटी के यहाँ लोग जाते थे, फादर जाते थे, तो खाना नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे, चाय नहीं पीते थे। अब तो पॉसिबल नहीं है, अब तो लोग जाकर रहते भी हैं कई कई दिनों तक। तो अब उतना ही अगर ट्रेडिशन फॉलो करेंगे तो रूढ़िबद्ध हो जाएगा, अनयूजुअल हो जाएगा, अप्रासंगिक हो जाएगा। अगला कंसेप्ट है जीवन पथ के संस्कार। जीवन पथ के संस्कार का कंसेप्ट वान गैनेप का दिया हुआ है। इनकी पुस्तक का नाम है राइट्स द पैसेज। राइट्स द पैसेज वान गैनेप की पुस्तक है और जीवन पथ के संस्कार का इनका कंसेप्ट है। अब भारत हिंदुओं के कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं और मुसलमानों में 7 संस्कार हैं। मुसलमानों के कभी पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। हिंदुओं के पता ही होते हैं ज़्यादातर लोगों को, स्पेशली हिंदुओं को पता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्रोबर। क्रोबर कहते हैं संस्कृति को अधिशावी कहते हैं, सुपर ऑर्गेनिक कहते हैं, यानी कि कल्चर में वो सभी तत्व शामिल हैं। एक तरीके से कल्चर एक व्यापक संपूर्णता लिए हुए होती है। इनके कुछ पुस्तकें हैं क्रोबर की जो पूछी जाती हैं, इसलिए आप उनको याद रखिए। द सुपर ऑर्गेनिक पहली पुस्तक, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी पुस्तक एरिया एंड क्लाइमेक्स। तीसरी कॉन्फिगरेशन ऑफ कल्चरल ग्रोथ। चौथी पुस्तक है एंथ्रोपोलॉजी। पांचवी पुस्तक है द नेचर ऑफ कल्चर। और अगली पुस्तक है द स्टाइल ऑफ सिविलाइजेशन। दोबारा रिपीट कर देता हूं, द सुपर ऑर्गेनिक। दूसरी पुस्तक एरिया एंड कल्चर। तीसरी पुस्तक कन्फिगुरेशन ऑफ कल्चरल ग्रोथ। चौथी पुस्तक एंथ्रोपोलॉजी। पांचवी पुस्तक द नेचर ऑफ कल्चर। छठी पुस्तक स्टाइल ऑफ सिविलाइजेशन।
आगे बढ़ते हैं, संस्कृति की अवस्थाओं पर आते हैं। थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं लेक्चर को, संस्कृति की अवस्थाओं पर आते हैं। मॉर्गन ने संस्कृति की अवस्थाएं बताई हैं। जंगली, बर्बर, सभ्य, सबको पता है। जंगली, बर्बर, सभ्य कई बार पूछी गई हैं, याद रखना जरूरी है। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी अवस्थाएं बताती है और इनकी भी अवस्थाएं कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। ये नाम लेते हैं शिकारी। हर्बर्ट स्पेंसर वही हैं जो समाज को सावयव मानते हैं। द प्रिंसिपल इनकी बुक है। शिकारी, पशुपालक, कृषक, औद्योगिक अवस्था, ये 4 अवस्थाएं बताते हैं। शिकारी, पशुपालक, कृषक, औद्योगिक अवस्था। फिर बात करते हैं एस.सी. दुबे, गोविंद सदाशिव दुबे के बारे में। ये 6 प्रकार बताते हैं। पहला प्रकार है आदिम, पूछा गया है मित्रों, इन्होंने इंडियन विलेज पुस्तक लिखी। आदिम, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कांस्य पाषाण काल और लौह युग। यह सबको युग भी कह सकते हो। आदिम युग, पुरापाषाण काल युग, नवपाषाण काल युग, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। अब कुछ फैक्चुअल चीजों पर देखते हैं। अगला कंसेप्ट है अल्पसंख्यक संस्कृति। यह कंसेप्ट किसने दिया? ऑर्नाल्ड ने दिया। ये जैसे भारत में हिंदुओं को छोड़कर लगभग सभी धर्म अल्पसंख्यक हैं, तो उनकी संस्कृतियों को अल्पसंख्यक संस्कृति कहा जाएगा, और 50% से जिसकी संख्या कम है उसे अल्पसंख्यक भारत में माना जाता है। अब कुछ फैक्चुअल चीजें ले लेते हैं। जैसे पहला है छत्रीकरण का कंसेप्ट। यह किसने दिया? एस.के. श्रीवास्तव ने दिया है, पूछा गया है। दरिद्रीकरण का कंसेप्ट किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया है, पूछा गया है। मिथ्या संस्कृति का कंसेप्ट किसने दिया? एडवर्ड सापियर ने दिया, पूछा गया है। फिर राष्ट्रीय चरित्र का कंसेप्ट किसने दिया? सापियर और बेनेडिक्ट ने दिया, अभी तक नहीं पूछा गया मेरी जानकारी में। अस्पृश्यीकरण का कंसेप्ट प्रोफेसर श्यामलाल का, पूछा गया है। इस्लामीकरण का कंसेप्ट मेंडलबॉम ने दिया है, पूछा गया है। तो ये सारे जरूरी हैं। अब कुछ बुक्स हैं। पहली बुक्स है रेडक्लिफ ब्राउन की, इनकी पुस्तक का नाम है ए नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी। ए नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी। अगला है कल्चर इज ए सेट ऑफ रोल। अगला मेलिनोव्स्की की पुस्तकें लेते हैं। ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, यही इनकी सबसे पॉपुलर पुस्तक है, एक साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। और गिलिन एंड गिलिन की पुस्तक देखते हैं, ये इनकी पुस्तक है द वे ऑफ मैन, और दूसरी पुस्तक है कल्चर इज वे ऑफ कस्टम्स। कल्चर इज अ वे ऑफ कस्टम्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप सभी ने हमारे लेक्चर को संपूर्णता में देखा। कल्चर पर कंप्लीट नोट्स तैयार है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लेक्चर से ज़्यादा जुड़ें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक फैलाएं, ताकि आप अपनी सफलता सुनिश्चित करें, अपने दोस्तों की भी मदद करें। और अगर कोई हमारा पेड ग्रुप लेना चाहता है तो 7054161270 पर कॉल कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।